हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में अभी ये सेकंड वीडियो है, तो लर्निंग स्टेज की सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में अभी हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक मार्केट क्या है पहले एक जान लेते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट है, जैसे सब्जियों की मार्केट होती है, वेजिटेबल्स की मार्केट होती है, कंप्यूटर्स की मार्केट होती है। ठीक है, जैसे आप गोल्ड लेने जाते हो कहीं पे दुकान में, तो वो पूरी एक मार्केट होती है, गोल्ड की मार्केट होती है, डायमंड्स की मार्केट होती है। ठीक है, वैसे ही स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाज़ार, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेयर बाज़ार। तो यहाँ पे आपको शेयर मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो मार्केट में अवेलेबल है, हिस्सेदारी देने लायक है, उस चीज़ का आपको हिस्सेदारी मिलता है। ठीक है, कंपनीज़ का ही शेयर मिलेगा, ऐसा कोई लिमिटेड नहीं है इसमें। आपको कंपनीज़ का भी मिलता है, आपको प्राइवेट बॉन्ड्स भी मिलते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स भी मिलते हैं, और आपको म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स भी मिलते हैं, कमोडिटीज़ भी मिलती है, आपको पैसे करेंसीज भी मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो मेन स्टॉक मार्केट जो है कंपनीज़ के शेयर के लिए ही जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम शेयर बाज़ार है। एक बार हम शेयर बाज़ार के बेसिक देख लेते हैं कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है। ठीक है, तो शेयर मार्केट काम करने के लिए पहले होता है ब्रोकर। आप एक ब्रोकर में अकाउंट खुलाओगे अपना, ब्रोकर के अकाउंट में आप पैसे डालोगे, डिपॉजिट करोगे। मान लो आप कोई भी अच्छी कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, आपने उस ब्रोकर को पैसे दिए, उस ब्रोकर को बोला कि मेरे लिए एक शेयर खरीद दो इस कंपनी का। वो ऑर्डर जाएगा एक्सचेंज के पास। अपने इंडिया में एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएस, ये दो पॉपुलर एक्सचेंज है अपने इंडिया में। ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है, मगर पॉपुलर एक्सचेंज ये दो ही है। ठीक है, अपने इंडिया में। तो एक्सचेंज के पास जाएगा, एक्सचेंज के पास से आपका जो ऑर्डर है वो क्लियरेंस डिपार्टमेंट में जाएगा, क्लियरेंस कॉरपोरेशन बोलते हैं उसको। उसके बाद आता है डिपॉजिटरी। ठीक है, अब मैं इन सब का मैं आपको मतलब समझाऊंगी, ये चीज़ें क्या है, कैसे काम करती हैं सब। डिपॉजिटरी हो गया, उसके बाद वापस से ये घूम फिर के जाता है ब्रोकर के पास। ये पूरे साइकिल चलते हैं इसमें। तो आपने ब्रोकर को एक शेयर लेने के लिए बोला, ब्रोकर ने आपसे पैसे लिए, तो ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर ने पैसा लिया आपसे और उसने ऑर्डर डाला एक्सचेंज में। एक्सचेंज का काम ये है कि आपका शेयर्स एक्सचेंज हो, शेयर्स के बदले में पैसा सही आदमी को मिले और आपको सही शेयर मिले, और सही भाव पे, जो भाव आपने ब्रोकर को बोल रखा है उसी भाव पे एक्सचेंज का क्लियर कराना। उस एक्सचेंज का काम है कि आपने 100 रुपये पे मान लो कोई शेयर बाय करने के लिए बोला है, अगर कोई बंदा 100 रुपये में बेचने के लिए रेडी है, तो वो एक्सचेंज का काम है कि आपको 100 रुपये में वो बंदा दिलाए, मतलब वो शेयर दिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्लियरेंस कॉर्पोरेशन होता है। क्लियरेंस कॉर्पोरेशन में अपना ऑर्डर इसलिए जाता है कि जिस बंदे से पैसे लेने हैं और किस बंदे को शेयर देने हैं, उसके पास सही पैसे पहुंच जाए और इसके पास सही आपका शेयर पहुंच जाए। ठीक है, वो काम क्लियरेंस कॉर्पोरेशन का होता है। उसके बाद आता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का सीन ये होता है कि डिपॉजिटरी में अगर आपने पैसे आपके अकाउंट से कट गए और आपके जो शेयर्स जो होते हैं, ये एक डिजिटल लॉकर की तरह होता है डिपॉजिटरी, मतलब शेयर्स जो भी रहेंगे वो आपके डिपॉजिटरी में आके जमा हो जाएंगे यहाँ। उसके बाद डिपॉजिटरी आपको ब्रोकर को नोटिफिकेशन दे देगा कि ऐसे ऐसे जमा हो चुके हैं शेयर्स, तो ब्रोकर आपको कंफर्मेशन दे देगा। ठीक है, तो ये सारी साइकिल मार्केट में काम करती है, डिपॉजिटरी, एक्सचेंज, क्लियरेंस कॉर्पोरेशन, ये पूरी साइकिल एक पूरी काम करती है। इस तरीके से मार्केट में ऑर्डर्स लगते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्डर्स कैसे लगते हैं। अभी डिस्कस करते हैं मार्क्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो आईपीओ क्या चीज़ है? आईपीओ को फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पहली बार शेयर्स ऑफर करना। इस चीज़ को हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। कोई भी कंपनी, देखिए कंपनी जो होती है वो बहुत सारे राउंड्स हो गए, बहुत सारे लेवल्स पे फंड रेस करती है। जैसे कि पहला पहला लेवल आता है रिश्तेदारों से, दोस्तों से, घर में से पैसा कुछ ले, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर, उसके बाद वेंचर कैपिटल, उसके बाद और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी को बहुत अगर एक्सपैंड करना है, मान लो कंपनी का बिजनेस बड़ा करना है, उसके लिए पैसा लगता है। अगर बड़ा पैसा लगेगा तो उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि पब्लिक से पैसा लगेगा। पब्लिक से पैसा लेने के लिए उनको कंपनी को सेबी में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस कराने पड़ते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, सब हिसाब किताब कराना पड़ता है, मोटा मोटी ये समझो। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद सेबी सेबी से एक कन्फर्मेशन आता है। सेबी अगर अप्रूव करता है कंपनी की स्टेटस को कि हाँ कंपनी हमारे पैसे लेने लायक है, तो उसको पैसे मिल दिए जाते हैं। उसके बाद तो यही चीज़ें होती है कि जो भी कंपनी नई नई लिस्ट हो रही है वहाँ उसके, तो उस कंपनी के कुछ मोटिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, वो सारे मोटिव्स वगैरह होते हैं। तो वो कंपनी ग्रो करना चाहती है, उसके बदले में आप उसको पैसे देते हैं। तो बहुत सारे पब्लिक से वो लोग पैसे लेते हैं, जितनी उनकी डिमांड होती है उतना पैसा वो लोग लेते हैं। उसके बाद उनके शेयर्स जो है ना, उस कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं पब्लिक को, शेयर्स जो है पब्लिक को दिए जाते हैं। उसके बाद उसमें ट्रेडिंग चालू होती है। जब वो कंपनी सक्सेसफुली लिस्ट हो जाती है स्टॉक मार्केट में, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग भी चालू हो जाती है। ठीक है, तो कंपनी जो है लिस्ट होने से पहले जो शेयर्स देती है लोगों को,
वो एक पर्टिकुलर लॉट में आते हैं, ठीक है। वो आप सिंगल शेयर, ऐसे सिंगल एक ही शेयर खरीद लो वैसे चीज़ें नहीं होती, वो पर्टिकुलर लॉट में आते हैं। वो कंपनी डिसाइड करती है, सेबी कंपनी सारे मिल कर डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए, पर्टिकुलर लॉट में आते हैं, ठीक है। ये बात तो हो गई आईपीओ की। अभी आईपीओ जो लाएगा, जो भी कंपनी आईपीओ लाएगी वो पहले मार्केट में लिस्ट होगी, उसके बाद उसमें ट्रेडिंग शुरू होगी, उसके बाद आप कभी भी खुले बाज़ार से खरीद या बेच सकते हो शेयर को उस शेयर मार्केट में, ठीक है। ये तो हो गया आईपीओ का कॉन्सेप्ट। अभी एक बार समझ लेते हैं कि स्टॉक प्राइजेस फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। स्टॉक प्राइजेस जो होते हैं वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे स्टेबल नहीं रहते, कि आप जैसे एफडी के रेट होते हैं वो एक एकदम स्टेबल होते हैं, एफडी के रेट्स, ठीक है। एक ही स्टेट होते हैं, वो बहुत लंबा मूव करते हैं, एफडी के रेट वो सालों में कभी मूव करते हैं, वैसे इतने फ्लक्चुएट नहीं होते जितने स्टॉक मार्केट होते थे। कोई भी चीज़ का प्राइस का फ्लक्चुएट होने का सिंपल रीज़न कॉन्सेप्ट यही है, डिमांड और सप्लाई। ये आपने मेरे हिसाब से स्कूल में पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाई जाती है ये चीज़, डिमांड और सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, इन दोनों चीज़ों से ही स्टॉक प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ एग्जांपल, ठीक है, ईजी आता है शायद, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेना एग्जांपल। तो एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, आपके पास एक फ़ोन है, ठीक है, आपके पास एक फ़ोन है, आप उस फ़ोन को बेचना चाहते हो। अब वो फ़ोन आपका दुनिया का आखिरी फ़ोन है, मान लो दुनिया का आखिरी फ़ोन है, ठीक है। तो आपने मान लो ये लिया है 10,000 में, 10K, और आप बेचना चाहते हो इस फ़ोन को। अभी आप बोल रहे हो कि इसका वापस से अगर 10,000 ही मिल जाए तो बढ़िया है, आप ऐसा सोच के चल रहे हो दिमाग में, मगर ये दुनिया का आखिरी फ़ोन है। मगर सामने वाले बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, आगे जो बेचने वाले तो आप एक ही हो, अभी खरीदने वाले दुनिया भर के लोग हैं। अब दुनिया भर के लोगों में आप, कोई मांग रहा है मुझे 20 में दे दो, कोई 50 मांग रहा है, कोई 1 लाख में मांग रहा है, कोई 5 में मांग रहा है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा आप उसको अपना फ़ोन बेच दोगे, ठीक है। तो किसी ने मान लो ₹1,00,000 दिया, तो आपने 1 लाख में उसको अपना फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन आपके पास एक ही है, मतलब सप्लाई लिमिटेड है, फ़ोन एक होगी, और डिमांड है लोग, जो लोग खरीदना चाहते हैं। इतने सारे लोग अगर एक ही फ़ोन को खरीदना चाहते हैं, मतलब डिमांड हो गया स्पाइक, मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई है कम। तो उस चीज़ में प्राइजेस जो है फ्लक्चुएट करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर इसका उल्टा हो जाए कि सप्लाई है ज़्यादा, जैसे कि टमाटर का ले लेते एग्जांपल, अगर मार्केट में बहुत सारे टमाटर खरीदने वाले 10-15 ही बंदे मान लीजिए, ठीक है, तो टमाटर सड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे सड़ना शुरू हो जाए, भाई मुझे 10 रुपये के टमाटर 5 में ही ले ले, सड़ने से तो बच जाएंगे, नुकसान होने से बच जाएगा, वैसा कॉन्सेप्ट रहता है। तो उसमें हो जाएगा डिमांड है कम और सप्लाई है ज़्यादा। डिमांड तो है ज़्यादा, सप्लाई है कम, इसमें होगा आपके प्राइस जो है वो ऊपर जाएंगे। और सप्लाई है ज़्यादा, डिमांड है कम, इसमें जो है प्राइसेस आपके नीचे गिरेंगे। सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है, स्टॉक मार्केट के शेयर्स में भी अप्लाई होगा। कोई कंपनी के सप्लाई, मतलब कोई बड़ा प्लेयर अगर मार्केट में दुनिया भर के शेयर्स बेच रहा है अपने, और ख़रीदने वाले लोग कम है, तो स्टॉक प्राइसेस जो है गिरते जाएंगे। और सेम चीज़ उल्टा होता है, अगर कोई बड़ा प्लेयर बहुत सारे एक ही साथ बहुत बड़ा अमाउंट में खरीदना चाहता है और उतने बेचने वाले लोग हैं नहीं, तो डिमांड बढ़ते जाते हैं और प्राइस ऊपर जाते हैं। सेम ये कॉन्सेप्ट ही है प्राइस फ्लक्चुएट होने का, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बस ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा और ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के। मतलब ज़्यादा नहीं खींचते इस वीडियो को, मतलब मैं नहीं चाहता कि 50-100 वीडियो बन जाए, कि हर छोटे छोटे चीज़ पे वीडियो बना दो, मतलब एक एरो के ऊपर भी 10 वीडियो बना दो, ऐसे कुछ नहीं करना। एक ही वीडियो में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं छोटे टाइम में मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिक में एकदम डेप्थ में भी आपको नहीं बता रहा हूँ कि एकदम एकदम इन डिटेल में जाके कर रहा हूँ, मैं वो भी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि अपना मेरे चैनल का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है स्कैल्पिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको सिंपल चार्ट में जो दिखता है उस पर ट्रेड करना होता है। तो इतनी सारी मगजमारी की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। मैं सब इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ें जो है ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, कि आपको बस एक नॉलेज होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। उसमें डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बनाने के लिए डेप्थ ज़रूरी नहीं है, बहुत डिसिप्लिन लगता है उसमें बस।